बंगाल, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां वामपंथियों का लमसम 40 साल तक राज रहा। उसके बाद में ममता बनर्जी का काफी सालों तक अब कंटिन्यू राज है। पर अब की बार की स्थिति बंगाल में अलग है। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में एक बात कही है कि बंगाल का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, वहां के हिंदू लड़ रहे हैं। यदि बीजेपी 40% अपना एफर्ट कर रही है तो वहां के हिंदू 60% अपना उन्होंने जोर लगा रखा है, अपना खून वहां लगा रखा है। कई जगह पर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई तो भी वहां के हिंदू टीएमसी को हरा रहे हैं। किसी अन्य पार्टी के, चाहे वो निर्दलीय हो, उनको जिताने के लिए एकजुट हो रखे हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, जो राजनीति है, वो बहुत भयंकर है। यदि बीजेपी वहां नहीं आती है, भगवान ना करे वहां बीजेपी ना आए, यदि बीजेपी वहां ना आती है तो मैं शब्दों में बयान नहीं करूंगा कि वहां हालात क्या होने वाले हैं। पर हिंदू वहां एकजुट है और जहां जब जब हिंदू एकजुट हुआ है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। याद कीजिए 2014 हुआ है। हम पुरानी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मोदी राज की। उससे पहले क्या हुआ है हम बात नहीं करेंगे। हिंदू एकजुट हुआ 2014 में, मोदी जी आए। हिंदू एकजुट हुआ 2019 में, मोदी जी आए। हिंदू एकजुट है, मोदी जी आएंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में बनेगी सरकार। पर अभी लोकसभा का चुनाव है। इन 42 सीटों में से बीजेपी के पास में कितनी? 2019 में 18 सीटें थी और जहां तक मुझे पता है 2014 में सिर्फ 2 या 3 या 4 सीटें थी बीजेपी की। मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं पर इतनी लमसम थी, ज्यादा नहीं थी। 2019 में मोदी जी की एंट्री होती है 18 सीटें। अब 2024 में 42 में से कितनी? 32 सीटें, कम से कम 32 सीटें बीजेपी की। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी वहां डबल डिजिट में भी नहीं जाएगी, मतलब 10 सीटें भी नहीं आएगी। 32 सीटें बीजेपी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2019 में 9 सीटें आई थी पर अब की बार 11 आएगी। क्यों आएगी? क्यों क्या आएगी? मोदी जी की अपील है, आएगी। पर पिछली बार आदिवासी समाज मोदी जी से, बीजेपी से नाराज था। उनकी कुछ मांगे थी वो पूरी नहीं हुई थी, पर अब की बार उनकी मांगे पूरी कर दी गई है, उन्हें साथ में ले लिया गया है। तो 11 में से 11 सीटें। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा, नवीन पटनायक बीजेडी वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस वहां नहीं है, धरातल पे भी नहीं है कांग्रेस वहां। नवीन पटनायक 5 बार के मुख्यमंत्री है पर उनकी तबीयत बहुत खराब है। पिछले दिनों हमने वीडियो देखा था कि जिस तरह वो बात कर रहे थे उनका हाथ कांप रहा था। और उनके जो उत्तराधिकारी हैं, मतलब अभी किसी ने डिसाइड नहीं किया पर एज पर मीडिया और जनता के द्वारा जो बातें चल रही है उनकी बात कर रहा हूँ। पांडियन जो तमिलनाडु के हैं, वो उनके उत्तराधिकारी जो है उनका हाथ साइड में करना, और मतलब एक अलग ही एक एंगल इसमें दिखाई देता है। जैसे मोदी जी ने भी बोला था कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है नवीन पटनायक के खिलाफ, कहीं साजिश तो नहीं है। चलो अब इस चीजों में हम नहीं घुसेंगे, आज का वीडियो उड़ीसा के इन चीजों पे नहीं है। 2019 में 21 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी। वहां लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है। लोकसभा में बीजेपी वहां अच्छा कर लेती है, विधानसभा में समर्थन बीजेपी का नवीन पटनायक को रहता है। पर अब की बार लोकसभा विधानसभा दोनों में बीजेपी के वर्सेस बीजेडी है और वहां दोनों में आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं। और यहां तक कह रहा हूं मैं कि विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वहां पक्का है, डैम श्योर हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी की अपील कभी भी गलत साबित नहीं होती। उन्होंने जो बात कही है, 10 तारीख को जो निमंत्रण भेजा है हमको, मतलब जनता को, कि आइएगा 10 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है उड़ीसा में, तो वो बनेगा, 100% बनेगा। और हम करते हैं लोकसभा की बात, तो अब की बार 21 में से 14 सीटें बीजेपी उड़ीसा में लेके आ रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी, जनसेना कौन? पवन कल्याण, पावर स्टार जी की पार्टी है। तो ये तीनों मिलके बीजेपी वहां
मतलब गठबंधन वहां उनसे 4 से 5 सीटें आंध्र प्रदेश में निकाल सकता है। पूरी डिटेल से आंध्र प्रदेश की इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, राज्य दर राज्य की स्थिति बताई है, क्योंकि हमने क्षेत्रीय पार्टियों की बात की थी, क्षेत्रीय पार्टियां कैसे लुप्त होने की कगार पर है। तो वही ये जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय ही पार्टियां हैं, जैसे जो बीजेपी के साथ नहीं है वो पार्टियां तो और भी क्षेत्रीय हैं, पर जो बीजेपी के साथ है वो परफॉर्म अच्छा कर रही है। जो बीजेपी के साथ नहीं है क्षेत्रीय पार्टियां, वो घसीट रही है, कोशिश कर रही है। तेलंगाना बहुत सरप्राइज करने वाला है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। 2019 में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें बीजेपी मतलब गठबंधन वहां जीता था। पर अब की बार जब चुनाव नजदीक थे और फर्स्ट और सेकंड चरण में कहा जा रहा था, धरातल की स्थिति ऐसी थी कि बीजेपी वहां 10 सीटें जीत सकती है, 10 सीटें। पर मैं अंतिम चरण में जाते जाते ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी वहां 13 से 14 सीटें जीतेगी। तेलंगाना में सीधी फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, क्योंकि बीआरएस धरातल पे नहीं है। और जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है वहां बीजेपी को वरदान मिला हुआ है कि आप 80, 85, 90% का परफॉर्म करोगे और जीतोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 13 से 14 सीटें बीजेपी को तेलंगाना में मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण। अब हम बात करते हैं दक्षिण के उन 2 राज्यों की जो अहम भूमिका रखते हैं, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही सरप्राइज करने वाले हैं। देखिएगा जब तमिलनाडु का जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, जब आंकड़े सामने आएंगी, बड़ों बड़ों की आंखें फटी की फटी रहने वाली है। क्योंकि तमिलनाडु में जो मोदी जी ने जो मेहनत की है उसका तोड़ नहीं है। अन्नामलाई की जो मेहनत है वो रिकॉर्ड तोड़ है। अब की बार बीजेपी वो कारनामा कर रही है जो 89 में किसी समय में कांग्रेस ने किया था, कि अपना वर्चस्व कैसे उसने बढ़ा लिया था, वो कारनामा अब की बार बीजेपी करने जा रही है। तमिलनाडु में 8 से 10 सीटों पर फाइट है और 5 से 6 सीटें बीजेपी आराम से वहां जीत सकती है। तमिलनाडु में ये 5 से 6 सीटें लग रही होगी कि बहुत कम आ रही है बीजेपी को, नहीं। एक तो दक्षिण की तरफ बीजेपी का दरवाजा खुलना, बीजेपी की एंट्री, उसके साथ में बीजेपी की मेहनत, ये मेहनत एक तरीके से लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बढ़त दिलाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी सहायता करने वाली है। सहायता मतलब बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा देने वाली है विधानसभा चुनावों में आज की ये मेहनत। तो ये सीटें 5-6 कम नहीं है बीजेपी के लिए, इसलिए ज्यादा है कि विधानसभा में टर्निंग पॉइंट आने वाला है बहुत बड़ा। अब हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल एक ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी तक एक भी सीट नहीं जीत पाई है। जब से चुनाव स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर आज तक एक सीट भी नहीं जीत पाई है। और केरल में वामपंथियों का राज है। केरल में 2 अहम बिंदु है। पहला कि वहां बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। दूसरा, मुझे जहां तक लगता है 2 बीजेपी की सीटें आ सकती है, क्योंकि अब की बार केरल की राजनीति बहुत ही अलग मोड में जा चुकी है। अलग मोड में इसलिए कि केरल में वहां 2 सीटें, राहुल गांधी की सीट और शशि थरूर की सीट तिरुवनंतपुरम से, और राहुल गांधी की वायनाड से, ये दोनों सीटें मैं ये नहीं कहूंगा बीजेपी जीत रही है। अब की बार यहां पेज कांग्रेस का फंस गया है। शशि थरूर का पिछले दिनों ट्वीट आया था कि वामपंथी बीजेपी की सहायता कर रहे हैं। आज तक नहीं हुआ कि वामपंथी बीजेपी की सहायता करे, क्यों? दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। पर वामपंथी इसलिए बीजेपी की सहायता कर रहे हैं, ये चाहते हैं कांग्रेस का यार राज ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों गठबंधन में है। पर कांग्रेस की लड़ाई यहां वामपंथियों से ही है। तो इन्होंने कहा है कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? तो इनमें चलो तू मैं ये खतरनाक तरीके की चली थी। अब तो चुनाव भी हो गए हैं, वहां कोई मतलब नहीं है। पर मुझे लग रहा है 2 सीटें बीजेपी वहां केरल में निकाल सकती है। तो ये पहली बार होगा बीजेपी का जो केरल में सीटें ले आएगी। अब हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो परिवर्तन हुआ है वो रातों रात कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब की राजनीति बीजेपी के लिए कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी जब पंजाब में सरकार बनाई है तो वो बीजेपी ने नहीं, अकाली दल के साथ गठबंधन में बनाई है, और उसका फायदा कभी बीजेपी को हुआ नहीं है। क्योंकि प्रकाश बादल के बाद में अब
प्रकाश बादल के बाद में जो बादल साहब हैं उनकी कोई स्थिति पंजाब में अच्छी नहीं है, इमेज खराब है, और यदि बीजेपी गठबंधन कर लेती तो उसका फायदा बीजेपी को हो ना हो नुकसान जरूर हो जाता। हो सकता है 1-2 सीटें जीत जाती उनके कारण, पर फायदा नहीं, विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाता। पर अब जैसे जैसे बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं, जैसे जैसे परिवर्तन पंजाब में हो रहा है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की घिसावट हो रही है और बीजेपी का परचम बढ़ रहा है पंजाब में, तो उस तरीके से हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए इतना कारगर साबित हो ना हो, पर आने वाला विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े नामी नेता जो धरातल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं इनमें। पर आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा। आज हम बात करेंगे पंजाब में बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती है लोकसभा चुनाव में। 2014 में 13 में से 4 सीटें बीजेपी को आई थी और 2019 में सिर्फ 1 सीट। अब की बार 4 से 5 सीटें जहां तक है पंजाब में आ सकती है। और अभी पंजाब में चुनाव है कल, तो वहां परिवर्तन जहां तक है हो सकता है। 4 से 5 सीटें बीजेपी को आ सकती है पंजाब में। पंजाब के लिए मैं श्योर नहीं हूं। पंजाब के लिए श्योर इसलिए नहीं हूं कि पंजाब की राजनीति बीजेपी के लिए मैंने जैसे कहा नहीं है, पर मोदी जी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत मतलब आंकड़ों की शुरुआत करते हैं कि बीजेपी के पास में कितनी सीटें आ रही हैं। अब यहां 2 चीजें आएगी, बीजेपी प्लस एनडीए। बीजेपी को सीटें आ रही है 345 से लेके 350 अपने दम पे, 345 से लेके 350, और एनडीए को सीटें आ रही है 375 से लेके 380 तक। अब की बात 400 पार, ये नारा धरा का धरा रह गया। इसका मतलब तो नहीं हुई ना 400 पार। जीत गए ना कांग्रेसी, जीत गए ना इंडिया अलायंस। नहीं, मैंने आपको शुरुआत में 2 चीजें कही थी। एक, जिस दिन रिजल्ट आएगा वो आंकड़े, और उसके बाद में जब भगदड़ मचेगी 2 दिनों में वो आंकड़े। मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं आपको 4 जून का। 4 जून का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। बीजेपी का 345 और एनडीए का 380। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं 6 जून का। अब हम बीजेपी प्लस एनडीए नहीं करेंगे, अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोदी। 6 जून को मोदी 410 प्लस होंगे। कितना? 4 जून नहीं, 6 जून को मोदी, 6 जून को मोदी जी 410 प्लस होंगे। लिख के रख लीजिए मेरी ये बात। अब की बार 400 पार 410। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे लास्ट चरण की वोटिंग पे, और क्या प्रभाव रहता है इस लास्ट चरण की वोटिंग में, कितना वोट प्रतिशत जाता है, कौन कहां वोटिंग करेगा, मतलब उसकी चर्चा करेंगे इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।